भोपाल में कांग्रेस का यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान, विक्रांत भूरिया ने लगाए सरकार पर आरोप। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में हुई मुठभेड़, 5 लाख का इनामी बुधराम ढेर। अलग अलग अपराधों में 19 मामले थे दर्ज। रीवा में नदी में बहा साल भर का बच्चा, निपानिया पुल के पास बने घाट की घटना, पुलिस कर रही ढूंढने के प्रयास। कोरबा में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की 5 दिनी हड़ताल, सरकारी दफ्तरों के दरवाजे पर लटके ताले, कामकाज पर पड़ा खासा असर। और कोरिया में बेरोजगारी भत्ते को लेकर भाजपा का जोरदार विरोध, रोजगार कार्यालय का किया घेराव, कहा युवाओं को छल रही सरकार। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 5 महापौर प्रत्याशियों की जीत हुई, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता राजू प्रजापति ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से खास बातचीत की, जिसमें भूरिया ने कहा कि 18 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 18 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री को युवा महापंचायत बुलानी पड़ी। अगर बेरोजगार महापंचायत बुलाते तो इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो सकती थी। आज अब बात करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया जी, उनसे जानना चाहेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद उन्होंने जो जिस तरीके से प्रदेश के अंदर दौरे किए, लगातार संपर्क किया, इसके बाद 5 नगर पालिकाओं के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो परचम लहराया। सर, जानना चाहूंगा सर, किस तरीके से मेहनत करी और कांग्रेस पार्टी का अपने परचम 5 महापौर को जिताने का प्रयास किया? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत लंबे समय से तैयारी चल रही थी और हमें उम्मीद थी कि 7 से 10 नगर निगम हमारे पास आएंगे और जिस तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है, जो 2 नगर निगम हैं उनमें ज़बरदस्त धांधली हुई, उसके कारण उज्जैन और बुरहानपुर हमारे हाथ से चला गया। पर ये जो हमने शुरुआत करी थी 1 बूथ और 5 यूथ वाली कार्यक्रम की, जिसमें मध्य प्रदेश में 18,000 बूथों पर हम पहुँच पाए थे, आज मीटिंग में हमने उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे की तैयारियों की हम शुरुआत कर रहे हैं और भरोसा दिलाते हैं कि 2023 में यूथ कांग्रेस के कंधे पर बैठकर कांग्रेस की सरकार आएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कोरोना काल के अंदर जो लोगों की मृत्यु हो गई, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कि बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। और जबकि देखा जा रहा है प्रदेश के अंदर लगातार स्कूल जो 10,000 से ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं और घटनाएं भी घटित हो रही हैं स्कूल के अंदर। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना अभी हुई है जिसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। भोपाल में, राजधानी में ये स्थिति है। तो आप सोचिए कि जब राजधानी में स्थिति है तो पूरे प्रदेश में किस तरह के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा होगा। और स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन। और जो कोरोना के समय जो जिस तरह से पूरी तरह तानाशाही मची सरकार की और किसी को बचाने तक सरकार आगे नहीं आई, अब जाकर वो बोल रहे हैं कि हम उनकी शिक्षा के लिए करेंगे। जो 50,000 के मुआवजे की बात करी थी उनके परिवार को, आज तक वो तक नहीं दे पाए। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहेंगे, पर मुख्यमंत्री जी, घोषणाओं से पेट नहीं भरता। परिवारों को आप कुछ ना कुछ रोजगार दीजिए, तब उनका पेट भर पाएंगे हम लोग। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, जो बता रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ राजू प्रजापति, खबर भारत, भोपाल। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की 2 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जिला स्तरीय 5 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। इससे कामकाज पर खासा असर पड़ा है। कई सरकारी दफ्तरों के दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। जिले में करीब 25,000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होकर अपनी मांग पूरी करने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि अगर राज्य सरकार की हट धर्मिता खत्म नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी। ये 2 सूत्री मांग है महोदय। 34% महंगाई भत्ता, अभी वर्तमान में 22% महंगाई भत्ता ये सरकार दे रही है, 12% अभी हमें नहीं दे रही है। उस 12% को 34% देने के लिए हम लोग रखे हैं। दूसरा महंगाई भत्ता के अलावा दूसरा बिंदु है गृह भाड़ा भत्ता।
पहले जो हम 6वें वेतनमान के आधार पर जो गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें हमको बहुत 5,000 से 10,000 के बीच लोगों को नुकसान हो रहा है। हम सरकार को चाहते हैं कि 7वें वेतनमान के आधार पर हमको गृह भाड़ा भत्ता दें। और जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी, इसके पश्चात प्रांतीय निकाय के जैसे आदेश निर्देश होगा, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे सरकार का योजना काम जो भी ठप हो। जब सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम सरकार की योजना के बारे में क्यों सोचे, क्यों? छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के सदस्य केलहारी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। वहीं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। से है, हम चाहते हैं कि हमें केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34% डीए सरकार के द्वारा प्रदत्त किया जाए तथा जो एचआरए है, जो 6वें वेतनमान के हिसाब से हमको प्रदान किया जा रहा है, उसको 7वें वेतनमान के हिसाब से हमको प्रदान किया जाए। उसी अनुक्रम में हम लोग 25 जुलाई से हड़ताल में हैं और हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश किसान सभा ने अपना अनिश्चितकालीन धरना और क्रमिक भूख हड़ताल खत्म कर दी है। ये लोग सड़क पर डामरीकरण कराने को लेकर पिछले 6 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब जाकर इनकी मांग को पूरा किया गया है, जिसके लिए इन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 7 सालों से गाडरवारा के वरहा बड़ा गांव से झामर गांव तक सड़क बेहद खराब थी। यहां पर पानी निकासी के लिए नालियों को भी नहीं बनाया गया था, जिससे आक्रोशित होकर यहां के लोगों ने इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। मौजूद हैं और हमारे बीच में आप देख सकते हैं किसान महासभा के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं वो भी आज आए हैं जबलपुर से, सीधे आज इस ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से गांव झामर में आए हैं और सभी किसानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने सीधी अपनी बात कही है। ये धरना जो था 4 फरवरी 2022 से चालू हुआ था और धरना में से हमारी जो मांग थी उन मांगों का निराकरण हुआ, तो हम लोग इसको स्थगित करेंगे। आज क्या मांगे पूरी हुई हैं आप? हमारी मुख्य मांग ये थी कि झामर है, झामर से लेके बारहा तक का जो रोड है, इस रोड का निर्माण कराया जाए और जनता के सहयोग से निर्माण का काम हो गया। और इसके अलावा फिर अन्य जो हमारी मांगे थी, जैसे रहमा ग्राम पंचायत थी, वहां पे छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद के सबसे बड़े ग्राम कोपरा में सरपंच योगेश्वरी साहू आजकल धरने पर बैठी हैं। वजह है यहां पर विकास के कार्य न होना। फिंगेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली इस पंचायत में करीब 1 साल से विकास कार्य एकदम ठप हो चुके हैं। योगेश्वरी साहू का कहना है कि पंचायत के 11 पंच कार्य करने में रोड़ा अटकाते हैं, हमेशा उनका विरोध करते रहते हैं। 11 पंचों में से 3 पंच ऐसे हैं जो सचिव को धमकी देकर गलत प्रस्ताव बनवाते हैं। इनका कहना है कि जब तक इन 3 पंचों को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। उधर दूसरी ओर अधिकतर पंच कार्यवाहक सरपंच को बर्खास्त कर किसी दूसरे को जिम्मेदारी देने की मांग कर रहे हैं। हमारे गांव में मतलब गंदगी फैलने का मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया है, तो उसको साफ करवाने के लिए हम लोग खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरपंच उसमें सहमति ही नहीं दे रहे हैं। जब भी मीटिंग का मुद्दा निकलता है, ना उसमें नाली सफाई रहता है, ना पेयजल व्यवस्था रहता है, ना बिजली का। लेकिन जब शिकायत करने आती है तो वही सब मुद्दा शिकायत में दर्शाती है। और अभी हाल में हम 3 पंचों के लिए शिकायत किए हैं कि धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। मैं ग्राम पंचायत कोपरा की सरपंच हूं। हमारे ग्राम पंचायत कोपरा को बंदित कर दिए हैं, इस कारण से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। क्या कारण है? कौन कौन लोग? इसमें 11 पंच है जो ग्राम पंचायत कोपरा को बंदित कर दिए हैं। इसमें 3 पंच जो है वो बोले हैं कि जब तक ये कार्यवाहक सरपंच रहेंगी अपने पद पर तब तक गांव के कोई विकास कार्य नहीं होने देंगे।
और उचित अधिकारी द्वारा मांग कर ही उचित कार्यवाही होने के बाद। ये हमारे ग्राम कोपरा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि हमारे गांव की आबादी लगभग 12,000 है। इस गांव से आसपास के गांव सीख लेते थे, लेकिन हमारे गांव में जो स्थिति अभी बनी है पंचायत में, वो विकास में निश्चित बाधा पैदा हो रही है। इस संबंध में हमारे माननीय विधायक प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला जी ने भी पहल की और एक बैठक आयोजित किया गया था कि इनका समाधान निकाला जाए। इस संबंध में जो भी निर्णय। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान के अनुरूप भत्ता देने को लेकर 5 दिवसीय कलम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसका असर कोरिया जिले में भी देखने को मिला। वहीं जिले में कार्यरत तमाम कर्मचारी अधिकारियों ने हड़ताल में शामिल होकर अपनी मांग पूरी करने को लेकर हड़ताल की, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान फेडरेशन ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। आज बड़ी ही दुखद स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को डीए के लिए, महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन करना पड़ा, जिसमें कुछ हमारे कर्मचारी संगठन 5 दिवसीय कर रहे हैं और कुछ अनिश्चितकालीन कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो पूरे छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंचल राजवाड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया, जहां कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए वादा खिलाफी और युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया। पार्टी के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं और जिला जो अपना रोजगार कार्यालय है उसको घेरने का प्रयास युवा मोर्चा के साथियों ने किया है और अब युवा जाग चुका है छत्तीसगढ़ में। और कोरिया जिले 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी ने हम युवाओं को झूठ बोलकर सरकार में आई कि आपको 2500 रुपये प्रति बेरोजगार प्रति माह आपको देंगे। आज तक 42 माह पूर्ण हो गए, 1,05,000 रुपये प्रति युवा के हिसाब से इन्होंने बोझ ढो के रखा है। ये रीढ़ी है कांग्रेस सरकार, उसको जगाने के लिए, उनके मंत्रीगणों को जगाने के लिए भूपेश बघेल। कोरिया के चिरमिरी हल्दीबाड़ी क्षेत्र में पंखा दफाई से हीरा गिर ग्राउंड से होते हुए डोमन हिल जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो गई है, जो वार्ड नंबर 14 एवं 15 दोनों को संचालित करती है। बता दें कि सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं एवं कई जगह सड़कें टूट गई हैं। वहीं बारिश को देखते हुए कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले में ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर कब ध्यान देता है। ये रोड हल्दीबाड़ी का बाईपास रोड है और ये रोड पूरी तरीके से टूटा हुआ है, पूरी तरीके से खराब रोड है। इस रोड में आने जाने लायक नहीं है, फिर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस रोड के लिए आप कहाँ पे गए थे और किन किन को सूचना किया? इस रोड के लिए तो नगर निगम भी गए और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के पास भी गए और अभी के जो विधायक हैं उनके पास भी गए हैं और महापौर के पास भी गए थे और बस इतने लोग के पास गए थे। जी, उनका कहना है कि यहाँ गाड़ी आने का सुविधा नहीं है। किसका कहना है? ये आप कोऑपरेटिव दुकान वाले से पूछते हैं, गोदाम वाले से पूछते हैं, जो अपना गोदाम प्रभारी हैं, तो उनका कहना है कि हमारे गाड़ी आने का सुविधा, गाड़ी नहीं जा पाती है, बड़ी गाड़ी आती है इस कारण नहीं जा पाती है आपके गोदाम में चावल वावल। सर्वे तो किया गया रहा शायद तक, मेरे को पूछे भी आपके वार्ड में हम गोदाम बनाना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बनाइए, हमारे वार्ड में जगह, बोले आपके वार्ड में जगह है? हमने बोला जी हमारे वार्ड में जगह है। वो तो देख दाख के ही बना रहे होंगे गोदाम। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों में जो तस्वीर सामने आई है उसने भाजपा के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। मुरैना में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने भाजपा की मीना जाटव को बड़े अंतर से हराया। जीत के बाद भोपाल पहुंची मुरैना मेयर शारदा सोलंकी से खबर भारत के संवाददाता ने खास बातचीत की।
आज हमारे साथ हैं मुरैना से महापौर शारदा सोलंकी जी, जो भोपाल राजधानी पहुंची हुई हैं। आज हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि लगातार जो नगरीय निकाय चुनाव के अंदर उन्होंने किस तरीके से विजय हासिल करी और कांग्रेस पार्टी का वहां पे परचम लगाया है। जी बताइए, चुनाव के अंदर बहुत ही कसमकस थी, लगातार टक्कर थी, एक तो सत्ताधारी पार्टी थी, उसके बाद 8 वर्षों के बाद आपने वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक परचम लगाया है। मेरी जनता मेरे लिए चुनाव, मैं चुनाव नहीं लड़ रही थी, मेरी जनता चुनाव लड़ रही थी और मेरे एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा था। नहीं तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आपको कभी धमकी वगैरह आई या किसी प्रकार की कोई समस्या आई चुनाव के अंदर, कैसा लगा आपको, या सरल तरीके से आप चुनाव जीत गई? नहीं, उनका प्रशासन लड़ रहा था, भाजपा खुद BD शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिराज सिंधिया जी, उनकी लड़ाई, भाजपा की लड़ाई उनने लड़ी और मेरी जनता ने लड़ाई लड़ी। आपके क्या क्या रहेंगे अब आने वाले समय के अंदर विकास के, जो आपकी जो चीज़ें रहेंगी कि वहाँ पे कौन कौन से विकास कार्य करने हैं, क्या रहेंगे आपके नए नए योजनाएं? मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बाजार में एक महिलाओं के लिए शौचालय बनाना है और एक छोंदा नदी पे वोटर क्लब और एक सुंदर पार्क बनाना है बच्चों के लिए। वहाँ खेलने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, तो उनके लिए मैं मुरैना को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत मतलब आप उसको भी नंबर 1 लाने का प्रयास किया जाएगा आपकी तरफ से? जी हाँ, नंबर 1 बनाना चाहती हूँ मुरैना को। सत्ताधारी पार्टी के रहते हुए वहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, इसके बावजूद भी इतने काम नहीं हो पाए क्या? वहाँ पे और भी समस्या होंगी, स्कूल कॉलेज की या सड़कें, सीवेज, क्या और दूसरी कौन कौन सी समस्या है वहाँ पर? ये तो केवल कागजों में काम दिखाई दे रहा है भाजपा का, एक भी कार्य नहीं हुआ। पूरी गलियां खुदी हुई पड़ी हैं, नालियां चौक पड़ी हैं और ये आवारा पशु और ये यातायात सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। तो ये थी शारदा सोलंकी जी मुरैना से महापौर, जो बता रही थी कि किसी प्रकार की कोई भी उपलब्धियां नहीं हुई, केवल मात्र कागज के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य दिखाती चली आ रही है। कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ राजू प्रजापति, खबर भारत, भोपाल। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बैरागढ़ में सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था शहीद हेमू कालानी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना से रिटायर सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेना के रिटायर्ड कर्नल नारायण पारवानी ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को कारगिल युद्ध की विजय गाथा की जानकारियां दी। इस मौके पर ऐसी सावधानियां, परेशानी, थावर परेशानी, गोपाल गिरधारी, भगवान दामानी समेत संस्था के समस्त पदाधिकारी और शिक्षक शिक्षिका और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भारतीय सेना को विजय मिली थी, तो तब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि आगे हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज 23 साल हो गए, 23 साल इस लड़ाई को हो गए। जैसे कि अभी हमने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया, बहुत ही ये युद्ध क्षेत्र था कारगिल का। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी ने खबर भारत न्यूज चैनल से खास बातचीत में बताया कि कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के संबंध में संघ लगातार संघर्ष करता आ रहा है। हमारी कई मांगे आज भी लंबित हैं, जिनको पूरा नहीं किया गया, जिसमें पेंशन सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारियों को आवास विक्रय कर उसे मालिकाना हक देने जैसे कई ज्वलंतशील मुद्दे शामिल हैं। आज हम बात करना चाहेंगे बलवंत सिंह रघुवंशी जी से, जो कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। लगातार प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को निराकरण के लिए, उनकी मांगों की समस्याओं को लेकर लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आज हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों की कितनी समस्याएं, किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार और उनके बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो अभी तक उन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए। रघुवंशी जी, खबर भारत के अंदर आपका स्वागत है, और आप ये बताइए कि किस प्रकार से आप लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए। मैं पिछले 10-12 वर्षों से हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ का जब से अध्यक्ष बना हूँ, निश्चित रूप से कर्मचारियों ने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया था, मैंने कुछ हद तक उसमें सफलता पाई है। अनेक मांगें हमारी थी, 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान, हमने आंदोलन भी किए और सभी मांगें हमारी भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासनकाल में पूर्ण हुई हैं। निश्चित रूप से पुराने हमारे अध्यक्षों ने हमारी हर एक बात को
कर्मचारियों के हित में जो थी उनको माना। रेंटल टू हाई परचेज, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको किराए योजना में भवन मिलते हैं, वो भवन की किराए योजना बंद कर दी गई थी। पिछली बोर्ड मीटिंग में वर्तमान अध्यक्ष पंडित आशुतोष तिवारी जी ने और हमारे आयुक्त भरत यादव जी ने हमारी मांग को ध्यान में रखते हुए किराए योजना प्रारंभ की, लेकिन उसमें एक विसंगति आ गई। जो कर्मचारी 30-35 साल मंडल में सेवाएं देता है, एक अदद मकान उसको मिलता था, वो रेंटल से एक मुश्त आधार पे वो भवन की योजना प्रारंभ नहीं की। आज माननीय आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में भी ज्ञापन दिया है कि रेंटल से जो हाई परचेस योजना थी, एक मुश्त योजना, वो शुरू की जाए और हमारे जो स्थायी कर्मचारी हैं, जिन स्थायी कर्मियों को अभी नियमितीकरण का नाम दिया है, उनको रेंटल भवन दिए जाएं, क्योंकि बहुत छोटी वेतन उनका है। राजधानी में वो निवास करते हैं तो उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस महंगाई के ज़माने में आज आयुक्त महोदय से हमने कहा है कि उन स्थायी कर्मियों को भी, जो भवन हमारे खाली पड़े हैं, उन भवनों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि भवन खाली रहता है तो बट नेचुरल है वो भवन की रखरखाव न होने के कारण क्रैक्स आ जाते हैं और कब्जे हो जाते हैं। उन कब्जों से बचाने के लिए भवन का अच्छा मेंटेन हो और अपने को मंडल के जो कर्मचारी हैं उनको यदि किराए से दे दिए जाएंगे तो उनका रखरखाव अच्छा हो सकेगा। वहीं जो कर्मचारी हमारा 25-30 साल सेवा कर रहा है, मंडल के भवनों में किराए से रहा, मंडल को बराबर उसने किराया दिया, वो भवन यदि उसको आवंटित किया जाता है एक मुश्त आधार पर, कोई कंसेशन भलाई ना दें, जो वर्तमान दर है हाउसिंग बोर्ड की, उस दर पर भी वो कर्मचारियों को भवन दिए जाएं। इसमें हमारे ये विशेष मांग रहेगी। साथ में और मांगे जो हमारी, जैसे डीए की मांग थी, पूरी हुई है। कुछ कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति दी जा रही है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय और आयुक्त महोदय से अनुरोध रहेगा कि जितने कर्मचारी इस वर्ष रिटायर्ड हुए हैं सभी को संविदा नियुक्ति दी जाए, क्योंकि एक स्टाफ की कमी बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर भर्ती की नहीं जा रही, तो सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, सम व्यवहार की अपेक्षा प्रशासन से है। तो ये थे बलवंत सिंह रघुवंशी जी, जो बता रहे थे कि लगातार जो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर निगम और मंडलों के अंदर भी नियुक्ति होनी चाहिए, और जो निगम मंडल के अंदर लगातार जो शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, कुछ मांगे हैं, उन मांगों का भी निराकरण सरकार के द्वारा अभी तक नहीं हो सका। और दूसरी बात देखने को ये मिल रही है कि जो कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, जो जिस आवास के अंदर निवासरत रहते हैं, और जब वो सेवानिवृत्त होते हैं उसके बाद उसको आवास पहले आवंटन कर दिया जाता था उसी दरों के ऊपर, लेकिन उस स्कीम, उस योजना को भी बंद कर दिया गया। इन सारी चीज़ों से प्रदेश सरकार धीरे धीरे कर्मचारियों को वंचित करती चली जा रही है। कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ राजू प्रजापति, खबर भारत, भोपाल। अपनी आस्था अर्पित करने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पथरीले रास्तों से होते हुए मंदिर पहुंचते हैं, तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर मुंगेली जिले की बोलबम समिति के श्रद्धालुओं ने सैकड़ों की तादाद में 5 दिवसीय पद यात्रा निकाली, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित शिव मंदिर में समाप्त होगी। बता दें कि समिति के द्वारा पिछले 9 सालों से ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। मुंगेली जिला के ग्राम रोहरा तारीख को निकले थे 22/7/2022 को। ये 5 दिनों का पद यात्रा का कार्यक्रम है अमरकंटक से रोहरा खुर्द जिला मुंगेली, और अपने साथ 85 लोगों की टीम है। इनके पीछे क्या उद्देश्य है? हमारा यही उद्देश्य है, एक तो भक्ति भावना है, और जो मुसीबत 2 साल के अंतराल में आई हुई थी कोरोना काल में, उस मुसीबत से मुक्ति पाने के उद्देश्य से, और जो भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी। आपको बता दें, सीतापुर का 60 लोगों का दल 17 जुलाई को बनारस के 80 घाट से गंगा जल भरकर सरगुजा के मेन पॉट ब्लॉक शिव मंदिर में 360 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जल अभिषेक करेंगे। बता दें कि समस्त श्रद्धालु सकुशल चुरकी पानी पहुंच चुके हैं और शिव मंदिर में जल अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही यहां 50,000 दियों को मंदिर में प्रज्वलित किया जाएगा। राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार प्राप्त कमांडो राजकुमार टोप्पो के संरक्षण में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
आज हम मैनपाट ब्लॉक के चुरकी पानी शिव मंदिर में स्थित हैं और यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम होंगे उसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनसे परिचर्चा करेंगे। महोदय जी, अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मैं पुरुषोत्तम पुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र का। अभी हम चुरकी पानी के शिव मंदिर में हैं और यहाँ पे कांवड़ियों का दल आया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। जी, सैनिक राम कुमार टोपो जो राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और कई उपलब्धियां इनके नाम हासिल है। इनकी एक मंशा थी कि मैं बाबा काशी से जल उठा करके यहाँ चुरकी पानी मंदिर तक जल अर्पित करूँ, और 2018 से इनका मंशा रहा और निरंतर ये प्रयास जारी था। अंततः आज 10 दिन का सफ़र तय करके अपना गंगा जल लेकर के यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में वो जलाभिषेक करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो वस्तु स्थिति क्या है, किस तरह के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होना है? जी, इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं की सुख समृद्धि, शिक्षा एवं क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए आज हजारों दीपक यहाँ जलाए जाएंगे। रुद्राभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ में यहाँ भंडारे का भी आयोजन है और अन्य जितने क्षेत्रवासी हैं सब इस क्षेत्र की सुख शांति की कामना करेंगे। खबर सीहोर के आष्टा से है, जहां पुलिस ने देर रात सरकारी चावलों से भरा ट्रक पकड़ा। अनुविभागीय अधिकारियों ने कई महीनों से राशन सामग्री की यहां पर ये लोग कालाबाजारी की शिकायत लगातार आ रही थी, लेकिन कभी भी कालाबाजारी करने वालों तक प्रशासन के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक में 2 से 3 लोग सवार थे जो कि मौके से फरार हो गए। जी, क्या मामला है? ये रात को पुलिस द्वारा गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें चावल शंका के आधार पर पकड़ा गया है, तो उसकी जांच चल रही है अभी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देर रात नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता मिली। बता दें कि सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी नक्सली बुधराम मरकाम को मार गिराया। पूरे इलाके को घेर लिया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों को अभी भी नक्सलियों के छिपे होने का संदेह है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सली बुधराम पर अलग अलग अपराधों में 19 मामले दर्ज थे। रीवा में नहाते वक्त एक बच्चा नदी में बह गया। फिलहाल बच्चा नहीं मिल पाया है, हालांकि इसको ढूंढने के काफी प्रयास किए जा रहे हैं। घटना रीवा के निपानिया पुल के पास बने घाट की है, जहां एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ नहा रही थी। इस दौरान अचानक महिला का पैर फिसल गया और महिला के हाथ से बच्चा नदी में गिर गया। नदी में बहाव इतना तेज था कि स्थानीय लोगों ने महिला को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। देखते ही देखते साल भर का छोटा सा बच्चा नदी में बह गया। वहीं मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बच्चे की तलाश जारी है। अभी एक घटना जो प्रकाश में आई है, उसमें एक महिला कुछ बच्चों के साथ गई थी, वहां पर वो कपड़े धो रही थी, तो जो 1 वर्ष का बालक था उनका, उस पर वो संभवतः ध्यान नहीं दे पाई और वो नदी में गिर गया। और अभी हमारे थाने का फोर्स वहाँ पर है, साथ में हमने अपनी पूरी टीम लगा रखी है गोताखोरों की, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसके शव को बरामद करने का। पानी का बहाव तेज होने से वो लोग अभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, पर लगातार टीम वहीं पे लगी हुई है और उसको आगे कार्रवाई हमारी जारी है। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल व्यवसायी के ईदगाह हिल्स स्थित घर में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को इंदौर से 16 लाख के जेवरात के हिरासत में लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने शाहजहानाबाद के विभिन्न इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सूने घर या शादी विवाह समारोह में बाहर गए लोगों के घरों को
निशाना बनाते थे। ये जो आरोपी के संबंध में 3 जो मुख्य हैं, दीपक राउत, दिलीप राणावत, मनोज अटूटे, ये ईदगाह हिल्स के रहने वाले हैं, भोपाल के ही। और जो अन्य आरोपी हैं प्रकरण में जो हैं, जिन्होंने मशरूका प्राप्त किया, इंदौर का है एक और एक भोपाल का है। मोडस ऑपरेंडी जिस प्रकार नकबजन गिरोह का रहता है, या तो वो ऐसे स्थान को तलाशते हैं, सूने मकान को तलाशते हैं। नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम लाड़कुई में जिला सहकारी बैंक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कंप्यूटर के सीपीयू में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक सीपीयू के अलावा कुछ भी जनहानि नहीं हुई। मौके पर पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सावन, जिसे भगवान शिव का पावन महीना कहा जाता है, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। वहीं शिव भक्तों का सैलाब शिवालयों में उमड़ने लगा है। त्रिवेणी संगम के मध्य में विराजमान लोगों की श्रद्धा, आस्था व विश्वास का केंद्र कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जनप्रतिनिधि इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो यह थे अब तक के समाचार। इजाजत दीजिए, नमस्कार।